नमस्कार साथियों। पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के इस मंच पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए जो है आज हम लोग एक नवीन यूनिट की शुरुआत करेंगे मध्यकालीन भारत की श्रृंखला में। मुगल वंश, मुगल डायनेस्टी शुरू किया जाएगा। मुगल वंश मध्यकाल में सबसे कह सकते हैं कि एक ब्राइटेस्ट यूनिट के रूप में है। सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि एक समृद्ध इतिहास इतिहास जो है वो मुगलों का ही रहा है। और लगभग अगले 3-4 क्लासेस तक हम लोग मुगल वंश को किया जाएगा। बड़ी संख्या में मुझे आप सभी छात्रों का अभिवादन दिखाई दे रहा है। आप सभी प्यारे छात्रों के अभिवादन को स्वीकार करते हुए हम लोग फटाफट आज के सेशन की शुरुआत किया जाएगा। आइए भाई आगे बढ़ते हैं। पिछला क्लास हम लोग का क्या था? सल्तनत काल पार्ट 4 था। और पार्ट 4 में हम लोगों ने सल्तनत काल की प्रशासनिक दशा देखा था। सल्तनत काल की प्रशासनिक दशा, सल्तनत काल की सामाजिक दशा और सल्तनत काल की आर्थिक दशा को देखा गया था। एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशन, सोशल कंडीशन एंड इकोनॉमिक कंडीशन। आज हम लोग कहाँ पे बढ़ रहे हैं? मुगल वंश। और मुगल वंश में ये क्या है? पार्ट 1 है। मुगल डायनेस्टी जो है उसमें पार्ट 1 हम लोग कर रहे हैं। आइए जो है हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए अनिकेत, मुझे आपका मैसेज दिख गया बेटा। लव यू ऑल। आप लाइव क्लास में कह रहे हैं, बस मैं केवल यही कहने के लिए आया हूँ। चलिए जो है मुगल वंश जो है एक सबसे कह सकते हैं कि दैदीप्यमान वंश है मध्यकाल के संदर्भ में। अब क्लास पे फोकस करना है। मैं बेटा बहुत अच्छा हूँ, मैं आते ही आप लोगों का एक ही बार में हजारों छात्र आप लोग हैं, एक ही बार में सबका अभिवादन स्वीकार कर लेता हूँ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मुगल वंश में किसे किसे हम लोग को देखना है? मुगल वंश में सबसे पहले कौन है? बाबर है। कौन है? बाबर है। फिर कौन है? फिर जो है हुमायूं है। फिर जो है अकबर है। इसके बाद जो है जहांगीर हैं। फिर जो है शाहजहां है। और फाइनली जो है औरंगजेब हैं। फाइनली जो है औरंगजेब हैं। इन 6 शासकों को हम लोग को देखना है।
बाबर कब से कब तक शासन किए? तो बाबर जो है मात्र 4 वर्षों तक, 1526 से 1530, ये 2 चरण में शासन किए हुमायूं। फर्स्ट स्टेज जो है 1530 से 1540 है। सेकेंड स्टेज जो है लगभग 6 महीने का है, 1555 से 1556। इसे 1 साल मत समझिएगा, ये लगभग 6 महीना द्वितीय चरण में रहे। फिर अकबर आते हैं भाई। अकबर जो है 1556 से 1605 ईस्वी। जहांगीर जो हैं 1605 से 1627 ईस्वी। शाहजहां जो हैं 1627 से 1658 ईस्वी। फाइनली औरंगजेब है 1658 से 1707 ईस्वी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या होता है? इनकी मृत्यु के साथ, इनकी मृत्यु के पश्चात मुगल वंश का पतन होने लगता है। मुगल वंश का पतन होना शुरू हो जाता है। क्लियर है? आइए बच्चों, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। कहाँ पे आते हैं? बाबर पर आते हैं। बाबर कहाँ से रहते हैं? बाबर मध्य एशिया से रहते हैं। मध्य एशिया का फरगना का क्षेत्र है। और ये जो फरगना का क्षेत्र है, यही आज का कौन सा क्षेत्र है भाई? ये फरगना का क्षेत्र ही आज का चीनी तुर्किस्तान है। चीनी तुर्किस्तान है। अब क्या है? बाबर के पिता कौन रहते हैं? बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा रहते हैं। उमर शेख मिर्जा जो हैं, इनकी मृत्यु के पश्चात मात्र 12 वर्ष की उम्र में बाबर क्या होते हैं? मात्र 12 वर्ष की उम्र में राजा बने। मात्र 12 वर्ष की उम्र में ये क्या बनते हैं? राजा बने। कुतुब निगार खान इनकी मदर रहती हैं। बाबर में 2 महान योद्धाओं के रक्त का मिश्रण था। 2 महान योद्धाओं के रक्त का मिश्रण था। प्रश्न पूछा गया है कि 2 महान योद्धा कौन है भाई जिनके रक्त का मिश्रण है? तो ये महान योद्धा अपने पितृपक्ष से तैमूर लंग के वंशज रहते हैं। तैमूर लंग के
वंशज थे। इनके बाप दादाओं में, पूर्वजों में कौन था? तैमूर लंग थे। अपने ननिहाल पक्ष से, अपने मातृपक्ष से ये क्या थे? मातृपक्ष से चंगेज खान के वंशज थे। चंगेज खान के वंशज थे। इनके ननिहाल पक्ष के जो पूर्वज थे वो चंगेज चंगेज खान का ही दुनिया में सबसे बड़ा साम्राज्य था। तैमूर लंग के बारे में मैंने बताया ही था कि करीना कपूर और सैफ अली खान जब अपने बेटे का नाम तैमूर रखे तो किस तरीके से विरोध हुआ। क्यों विरोध हुआ? क्योंकि दुर्दांत आक्रमणकारी थे। आइए, तो महान योद्धाओं के रक्त का मिश्रण है, परंतु नकारात्मक पक्ष क्या है? मात्र 12 वर्ष की आयु में ही इनके वालिद का इंतकाल होता है और ये राजा बन जाते हैं। इसके बाद जो कहावत आप सुने हैं ना, कि छोटी उम्रों में तजुर्बा कम होता है। छोटी उम्रों में तजुर्बा, दुनियादारी जितना आप, कहा जाता है ना कि दादाजी अगर कुछ कहते हैं तो उनका अनुभव बोलता है, उनका तजुर्बा बोलता है, जिंदगी का जो समझ है वो बोलता है। छोटी उम्रों में तजुर्बा नहीं होता है और खून बहुत गर्म होता है। महत्वाकांक्षाएं बहुत प्रबल होती हैं। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से ये कुछ गलती कर बैठे हैं। और वो गलती क्या रहता है? फरगना के बगल में समरकंद पर आक्रमण कर बैठते हैं। समरकंद उस जमाने का सबसे दुनिया का वैभवशाली जगह था। दुनिया का सबसे वैभवशाली जगह था। तो छोटी उम्र में यही होता है ना कि मैं भी मुकेश अंबानी बन जाऊंगा, अडानी बन जाऊंगा। सपने बहुत बड़े होते हैं। इनका भी सपना था कि जनाब बगल में ही तो है, कौन सा बहुत बड़ा वो करना है। जीत लेते हैं, जिसके पास बाहुबल होगा, जिसके पास शक्ति होगा। तो इस तरीके से क्या है, ये समरकंद पे आक्रमण कर बैठते हैं। समरकंद दुनिया का सबसे समृद्ध शहर था। अब यहीं से मुसीबत मोल ले बैठते हैं, क्योंकि समरकंद जीतने के बाद इनका मुकद्दर इनसे आंख मिचौली का खेल खेलना शुरू करता है। और समरकंद तो हाथ से जाता ही जाता है, ये फरगना भी इनके हाथों से निकलना शुरू हो जाता है। फरगना भी इनके हाथों से निकलना शुरू होता है। क्योंकि बाप दादाओं की जागीर फरगना थी, इसलिए फरगना को पाने का लाख प्रयास करते हैं। लाख प्रयास करने पे क्या होता है, मुकद्दर कभी साथ देता है, मुकद्दर कभी जो है आंख मिचौली का खेल खेलता है। फरगना कुछ महीनों के लिए हाथ में आता है और फिर जो है हाथ से
निकल जाता है। ऐसा करते करते क्या होता है, ऐसा करते करते संघर्ष के 14 वर्ष बीत गए। संघर्ष के 14 वर्ष बीत गए। संघर्ष के 14 वर्ष बीत गए। अब बाबर की आयु भाई लगभग 26 वर्ष। हैरान है, परेशान है। बाप दादाओं की जागीर हाथ से निकलने पर खुद से ये प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या से क्या हो गया। देखते देखते तो इस तरीके से क्या है, नहीं बेटा जो बाबुल नाम है, किसी से बेटा मैं जब तक कोई उदंडता न करे, क्लास की मर्यादा को तार तार न करे, तब तक मुझे बच्चों से कौन सी नाराजगी, आप लोगों से कौन सी नाराजगी हो सकती है। कमेंट इतना है कि ना एक फ्लो होता है, हजारों बच्चे देख रहे हैं, अगर मैं इधर उधर भटक जाऊं, क्लास का मोमेंटम जो है ना वो टूटता है। आप लोगों से बेटा क्या नाराजगी हो सकता है। आप ही लोगों के बीच में सुबह से शाम गुजर जाता है। मैं सबको जानता हूं, कमेंट व्यक्तिगत रूप से बेटा सबका नहीं पढ़ पाता हूं। आइए बाबर पे लौट चलते हैं। तो कहानी का फलसफा ये है, बाबर परेशान है, हैरान है कि मैं फरगना के साथ साथ समरकंद भी पाना चाहता था, और बाप दादाओं की जो पैतृक जागीर है वो भी हाथ से निकल गया। और किस खानदान से हैं भाई, महान खानदान से हैं। अभी मैंने बताया। बाबर को हैरानी किस बात की होती है, बाबर को हैरानी किस बात की होती है, हैरानी इस बात की होती है कि हम लोग आत्मा परमात्मा का वो करते हैं बेटा ना, तो लगता है हमारी पूर्वजों की रूह भी, पूर्वजों मतलब समझ ही रहे हैं कि हमारी पूर्वजों की रूह मतलब आत्मा भी क्या कर रही होगी, धिक्कार रहा होगा कि ऐसा हमारे खानदान में ये वारिस आया तो बाप दादाओं की जागीर को गवा दिया। बस इसीलिए इनको ये हैरानी रहता है कि इन 14 सालों में क्या से क्या हो गया। देखते देखते कि बेटा राजा है ना, राजा का मतलब आप, आज तो लोकतंत्र का दौर है, उस जमाने में राजा से पूछना नहीं था कि आप राजा हैं। वो पहनावा, वो उनकी शानो शौकत, वो उनके नूर होते थे। उनके घोड़े भी देख करके कोई जान सकता था, समझ सकता था ये कौन है, ये राजा हैं। थक कर हार कर एक दिन एक वृक्ष के नीचे हताश स्थिति में बैठे होते हैं। हताश स्थिति में बैठे होते हैं तो एक बूढ़ी औरत, मैं कहा ना कि सारा खेल तजुर्बा होने और न होने का है। माँ बाप का साया क्यों जरूरी है बेटा, घर में बड़े बुजुर्गों का साया क्यों जरूरी है।
वो भले, अरे दादाजी दादी कौन सा खजाना रखे हुए हैं, कौन सा नौकरी में भी रहे होंगे तो रिटायर हो गए होंगे ना। उनका होना ही क्या है, उनका होना ही एक छाया है। वो कुछ नहीं दे सकते हैं तो जीवन का अनुभव दे सकते हैं, अपनी दुआएं दे सकते हैं। और दुआओं में भी बेटा धन दौलत से भी ज्यादा शक्ति होती है। बूढ़ी औरत देखते समझ जाती है कि कोई राज परिवार का लड़का है, पूछती है कि बेटा क्यों इतना ज्यादा निराश हो, क्यों इतना ज्यादा परेशान हो। ये कहते हैं कि क्या बताएं, जो है जिंदगी आंख मिचौली का खेल खेल रहा है। और 1 2 साल 4 साल की बात रहती तो सह ले जाता, 14 बरस बीत गए। कभी पैतृक जागीर फरगना हाथ में आता है, कभी हाथ से बाहर निकल जाता है। वो बूढ़ी औरत कहती है कि मुकद्दर भी कोई चीज है, जब तुम्हारे मुकद्दर में फरगना नहीं है तो क्यों इसके चक्कर में पड़े हो। और अपना भाग्य भारत में, हिंदुस्तान में क्यों नहीं आजमाते हो। वो बूढ़ी औरत कहती है कि तुमसे पहले भी, बताती है कि गजनवी गए, गौरी गए, गजनवी कितना धन लूटा, कैसी उसकी आर्थिक तंगी खत्म हुई। गौरी को बोलती है, औरत बताती है कि वो अभी भी हैं, उनके वंशज अभी भी भारत में शासन कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से बाबर को उस बूढ़ी औरत की बात बहुत जच जाती है, बहुत सही लगता है। हिंदुस्तान की समृद्धि, भाई सोने की चिड़िया है ना, कौन नहीं जानता था। हिंदुस्तान की समृद्धि के बारे में बाबर ने भी सुना था। जब ठोक खंगाल के हिंदुस्तान की राजनीतिक परिस्थिति को भांपते हैं तो क्या पाते हैं। ठोक खंगाल के जब हिंदुस्तान की राजनीतिक परिस्थिति को देखते हैं, इन्हें भी कुछ ऐसा ही लगता है जैसा आधुनिक भारत में लॉर्ड क्लाइव को लगा था। इन्हें भी कुछ ऐसा लगता है कि हर डाल पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से बाबर का भारत पर आक्रमण होता है। इस तरीके से बाबर का भारत पर आक्रमण होता है। भारत को कई बार जीतते हैं, और पानीपत, पहली बार भेरा का युद्ध होता है, और पानीपत का युद्ध जो है 1526 में होता है। ये इनका 5वां या 6वां युद्ध रहता है। पानीपत का युद्ध 1526 ईस्वी। इस युद्ध से क्या होता है, मुगल वंश की स्थापना होता है। मैंने आप लोगों को बताया था इंट्रोडक्शन क्लास में, मान लीजिए ये क्या है, ये युद्ध का मैदान है। इस युद्ध के मैदान में बाबर की सेना कितनी है भाई। बाबर की 10,000 सेना है।
और लोदी की कितनी सेना है? लोदी की 1 लाख सेना है। बाबर की जो 10,000 सेना थी, ये 4 भागों में बटा था। एक सेंट्रल विंग है, एक लेफ्ट विंग है, एक राइट विंग है, एक सेना की टुकड़ी पूरब दिशा में है, एक सेना की टुकड़ी पश्चिम दिशा में है, एक सेना की टुकड़ी मध्य में है, और एक सेना की टुकड़ी को बाबर ने कहा था कि आराम फरमाइए, आराम फरमाइए। मुट्ठी भर सैनिक, कहां 1 लाख और कहां 10,000। वही कहावत हो गया भाई ना कि कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली। कोई मेल मिलाप, 1 लाख की सेना के सामने 10,000। युद्ध का सिद्धांत कहता है कि भाई जब संख्या में कम है तो एकता में ही शक्ति है। गणित का फार्मूला बेटा कहता है कि 1 और 1 मिलकर 2 होते हैं। दुनियादारी का फलसफा कहता है कि 1 और 1 मिलकर 11 होते हैं। एकता में ही शक्ति है। इब्राहिम लोदी की सेना को लगा कि युद्ध लड़ने आया है कि मजाक करने आया है। हजारों किलोमीटर से युद्ध लड़ने आया है कि मजाक करने आया है। एक मूवी है बेटा, हॉलीवुड की मूवी है ट्रॉय। किसी किसी ने देखा है? हॉलीवुड की मूवी ट्रॉय है, किसी ने देखा है? इस मूवी के सीन में अगर देखेंगे तो यूनान का जो राजा रहता है उसी के अंडर में अखिलीज रहता है। यूनान का राजा, और उधर से हेक्टर रहता है। ट्रॉय मतलब टर्की का राजा का लड़का हेक्टर, 2 बेटे रहते हैं। तो हेक्टर और एक छोटा भाई रहता है। और उसमें जब राजा को पता चलता है कि ये होता है कि मार धाड़ क्यों किया जाए, युद्ध क्यों लड़ा जाए, बस 2 आपस में लड़ लीजिए, जो जीतेगा राजकुमारी उनकी होंगी। उस यूनान के राजा की हंसी आप बस देखिएगा कि वो उनको देखता है, हेक्टर के भाई को देखता है, किस तरीके से हंसता है। ये हमसे लड़ेगा, कल का नौसिखिया हमसे लड़ेगा। बस बेटा वही भावना किसकी रहती है? वही भावना लोदी की सेना की रहती है। वो लगता है कि भाई लड़ने आए हो कि मजाक करने आए हो? आधा उधर हो, आधा उधर हो। एक टुकड़ी बैठ के आराम फरमा रही है। ये सब करते क्या है? ये सब जो है सुल्तान को ही बुला लेते हैं, कहते हैं इब्राहिम लोदी राजा रहते हैं, सुल्तान रहते हैं, उनसे कहते हैं कि जनाब चलिए, ये सब लड़ने आए ही नहीं है, ये सब मजाक करने आए हुए हैं। युद्ध का आनंद आप भी लीजिए, कुछ घंटे की बात है। पहले का युद्ध भाई अभी देखिए, पहले का क्या, वर्तमान का भी युद्ध देखिए। 2 साल से लड़ रहे हैं रसिया और यूक्रेन वाले, फैसला आ ही नहीं रहा है। ये कहते हैं कि जनाब युद्ध कई दिन तक नहीं चलने वाला है, बस कुछ घंटों की बात है, आप भी चलिए। इब्राहिम लोदी भी गदगद रहते हैं भाई कि चलते हैं, युद्ध का नजराना युद्ध के मैदान से देखेंगे। अब ये समझ नहीं पाते हैं, ये समझ नहीं पाते हैं बाबर का जो हुनर रहता है वो कैसा रहता है।
बाबर का हुनर रहता है पुरानी कश्ती को पार लेकर, फकत हमारा हुनर गया था, नए खेवैये ये न समझे नदी का पानी तर गया है। बाबर का हुनर क्या था भाई? तो बाबर ने अपनी सेना को किस तरीके से रखा था? तो बाबर ने तोपों को सजाने की रूमी विधि का इस्तेमाल किया था। रूमी विधि का इस्तेमाल किया था। और युद्ध रणनीति क्या रहता है भाई? तो जो युद्ध रणनीति है वो क्या है? बाबर की पानीपत के युद्ध में युद्ध रणनीति जो है तुगलमा युद्ध पद्धति है। तुगलमा युद्ध पद्धति है। इस पद्धति में बच्चों क्या होता है? युद्ध के मैदान में किसी एक तरफ गहरी खाई खोद दिया जाता है, गड्ढा बना दिया जाता है, और गड्ढा बना करके आसपास के पेड़ पौधों को काट कर पूरा बाण लगा दिया जाता है। तुगलमा युद्ध पद्धति में किसी एक तरफ जो है गड्ढा खोद दिया जाता है, और जो है उस पे आसपास के वृक्षों को काटकर बाण लगा दिया जाता है। और सेना 4 भागों में बटी होती है, एक दाहिना वर्त मतलब राइट विंग, एक लेफ्ट विंग, एक सेंटर विंग। जैसे फुटबॉल के गेम में आप देखे होंगे, एक खिलाड़ी को अंतिम मैच के अंतिम 10-15 मिनट में उतारा जाता है क्योंकि वो ऊर्जा से भरा हुआ रहता है, और अक्सर वो खिलाड़ी पूरे खेल में एक अंतर पैदा कर देता है। वो जो विंग, एक सेना की टुकड़ी आराम कर रही थी, यही बेवकूफाना इनको लग रहा था। जो 3 सेना अलग अलग दिशा में बिखरी है, ये इनको बेवकूफाना लग रहा था। अभी मैंने कहा भाई ना कि पुरानी कश्ती को पार 10,000 की सेना को पार लेकर पानीपत के युद्ध को जीतकर फकत हमारा हुनर गया था, मतलब बाबर का हुनर ने ये जीत दिलाया था। नए खेवैये, भले 1 लाख की सेना है, नए खेवैये जब कुछ जान ही नहीं रहे हो, ये न समझो नदी का पानी उतर गया है। अब ऐसे में क्या होता है? तोपों को सजाने की रूमी विधि क्या है? तो तोपों को सजाने की रूमी विधि, 2 तोप के बीच में एक रथ है। 2 तोप के बीच में एक रथ है। तो ये क्या है भाई? ये तोपों को सजाने की रूमी विधि है। यहां पे जो 1 लाख का पूरा सैनिकों का पूरा समंदर है, 1 लाख का सैनिकों का जो समंदर है, इसमें कोई रणनीति नहीं है। इसमें कोई रणनीति नहीं है। ये बस हल्ला कर रहे हैं, हो कर रहे हैं। हो का मतलब कि भारत में एक प्रचलन था कि इतना जोर जोर से चिल्लाओ कि जो कम सेना वाली हैं वो डर करके पूरा सेना का समंदर है। और कौन आ गया है भाई युद्ध के मैदान पे? युद्ध के मैदान पर इब्राहिम लोदी भी आ गए हैं। युद्ध शुरू होता है, किस खुशी में शुरू होता है? इन लोगों को लगता है जाएंगे, सब बिखरे हुए हैं, उठा करके लेके चले आएंगे, कुछ घंटा में युद्ध खत्म हो जाएगा। अब ऐसे में जब पहली बार तोप चला था, भारत में पहली बार तोप चला था, अब ये तीर से लड़ने वाले लोग, तलवार से लड़ने वाले लोग, अब जब देखते हैं कि
आग का गोला पहले धड़ाम से बोल रहा है, और आग का गोला आके जब गिर रहा है तो 150 एक ही बार में दुनिया छोड़कर जा रहे हैं। तो इस तरीके से क्या होता है भाई, इस तरीके से पहली बार तोप चल रहा है, आग का गोला जब आता था भाई इधर से, तो आग का गोला एक बार में 100-200 को काम खत्म करता था। अब इन्हें लगता है कि ये क्या चीज है भाई, आग का गोला, कोई भूत प्रेत चल रहा है, कोई जादू टोना चल रहा है। भारत में हाथियों पे बड़ी निर्भरता होती थी, हाथी पे बैठ करके जाते थे, मैंने बताया था। हाथी कुचलता था, और कुचलने के बाद बीच, दोनों पैरों के बीच से चीर देता था डर फैलाने के लिए। अब बेटा तोप का गोला अगर हाथी को लगेगा तो हाथी ये थोड़ी कहेगा कि मैं बड़ा खुश हुआ, एक आग और चलाओ। अरे दिवाली का पटाखा थोड़ी है, पटाखा भी हाथी के सामने अगर फटेगा तो हाथी नाराज ही होगा भाई ना। अब जब तोप का गोला हाथियों के पास जो है गिरते हैं, तो हाथी क्या होते हैं, हाथी जो है अपने ही सैनिकों को कुचलना शुरू करते हैं, हाथियों में भगदड़ मचता है, अपने ही सैनिकों को कुचलना शुरू करते हैं। अब एक जो इनका सेना की टुकड़ी आराम फरमा रहा था, तुगलमा युद्ध पद्धति में एक राइट विंग है, लेफ्ट विंग है, सेंटर विंग है, एक बैठ के आराम फरमा रहे थे। ये क्या करते हैं, ये आते हैं और पीछे से आक्रमण करते हैं। ये आकर के क्या करते हैं, ये आकर के पीछे से आक्रमण शुरू कर देते हैं, पीछे से आक्रमण शुरू करते हैं। लोदी की सेना के लिए क्या होता है भाई, आगे से तोप का गोला, पीछे से भी आक्रमण है, बीच में हाथी अपनी ही सेना को कुचल रहे हैं, अपनी ही सेना को कुचल रहे हैं। ये तो वो वाला भी कहावत नहीं हो पाया ना, ये तो वो वाला भी कहावत नहीं हो पाया बेटा ना, आगे पहाड़ और पीछे खाई। आगे पहाड़ पीछे खाई और बीच में हाथी है, हाथी भी तो अपनी ही सेना को कुचल रहा है ना। जाए तो जाए कहां, ऐसे में शहंशाह हिंदुस्तान कहां बैठे थे, शहंशाह हिंदुस्तान हाथी पे, हाथी आप जानते ही हैं कि ऊंचा होता है जानवर, सबसे ऊंचा जानवर हाथी है, दूर से ही दिख जाए अगर कोई हाथी पे बैठा है। हाथी पे बैठे रहते हैं, क्या तीरंदाज था बेटा, क्या उसका निशाना था, मारता है तीर तो। स्नाइपर का नाम सुने हैं, स्नाइपर जो निशानेबाज को कहा जाता है, स्नाइपर वो बेवकूफों की तरह ना गोली नहीं छोड़, स्नाइपर बस एक गोली मारता है। स्नाइपर का मतलब ही है कि वो केवल एक गोली चलाता है, एक गोली के बाद अगर अगला गोली चला दे तो वो स्नाइपर कैसा, फिर वो निशानेबाज कैसा। अभी मैंने कहा ना ट्रॉय मूवी, अगर कुछ लोग देखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा संडे उंडे के दिन। जो यूनान का योद्धा अखिलीज रहता है, अखिलीज इतना बड़ा योद्धा यूनान में बेटा पैदा नहीं हुआ था। और ट्रॉय मतलब टर्की का जो राजकुमार थे, हेक्टर थे, उतना बड़ा योद्धा पूरब में पैदा नहीं हुआ था। क्या मतलब संयोग है भाई कि अखिलीज इतना बड़ा योद्धा पूरे यूनान में पैदा नहीं हुआ, ट्रॉय जैसा योद्धा पूरे पूर्वी विश्व में, मतलब एशिया महाद्वीप में पैदा नहीं हुआ। अखिलीज जाता है और अपनी मां से पूछता है कि
अखिलीज अपने राजा को पसंद नहीं करता था। अखिलीज सबसे बड़ा योद्धा यूनान का था, लेकिन अपने राजा को पसंद नहीं करता था। अखिलीज जाता है, अपने माँ से पूछता है कि माँ, मैं ये युद्ध लड़ने जाऊं कि नहीं जाऊं। जब वो माँ से पूछता है तो माँ जो है समंदर में सीप, समंदर के किनारे सीप निकाल रही थी। अपने बेटे के चेहरे को गौर से देखती है, देख करके उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं, और माँ कहती है कि अखिलीज, अगर तुम इस युद्ध में जाओगे बेटा, तो मैं जानती हूं कि तुम जिंदा वापस नहीं आओगे। कहती है कि बेटा, अगर तुम इस युद्ध में जाओगे तो जिंदा वापस नहीं आओगे। यदि नहीं जाओगे तो तुम्हें कौन याद रखेगा। अरे योद्धा की पहचान युद्ध भूमि पे होता है ना। जब वो युद्ध लड़ा ही नहीं तो वो आम इंसान की तरह मर गया भाई ना। मां कहती है अगर इस युद्ध में नहीं जाओगे तो तुम्हें कौन याद करेगा। तुम्हारे बेटे और उसके बेटे, उसके बाद लोग भूल जाएंगे। मां कहती है कि अगर बेटा तुम इस युद्ध में जाओगे तो मैं जानती हूं कि तुम जिंदा वापस नहीं आओगे। लेकिन ये दुनिया, बेटा कान खोल के सुनिएगा ना, बहुत, हर चीज को ना इस कान से सुन के उस कान से निकाल मत दिया कीजिए। मैं दसियों बार आप लोग से कहा हूं बेटा, मैं इतिहास पढ़ाता नहीं हूं। मैं इतिहास पढ़ाते पढ़ाते आपको झकझोरता हूं। अभी ये कौन है भाई, करीना नाम है। करीना सर, मैं आपकी फैन हो रही हूं। इतना अच्छा क्यों पढ़ाते हो सर जी, अच्छी बात है भाई। इसलिए इतना अच्छा आप लोग समझते हैं बेटा। बस मुझे लगता है कि मुझे अपना 100% देना है। 100% देने के लिए इसी 2 घंटा में ना एकदम से मैं अपने आप को एग्जॉस्ट कर देता हूँ। अब बस मुझे ये रहता है कि मैं अगर इतिहास पढ़ाया तो फिर मैं भी सबकी तरह इसी भीड़ का हिस्सा हो गया। अगर मैं झकझोर दिया, अरे साधारण मंच थोड़ी है भाई, 30-40 हजार बच्चे हैं। लाइव क्लास में किसी भी क्लास की क्षमता का मात्र 25% बच्चे आते हैं, और सब रिकॉर्डेड ही देखते हैं। इसमें से कुछ को भी झकझोर दिया बेटा ना, तो समझ लीजिए मेरी जिंदगी तो सफल हो गई। मां कहती है कि यदि तुम इस युद्ध में जाओगे तो मैं जानती हूं कि तुम जिंदा वापस नहीं आओगे। लेकिन ये यूनान शब्द नहीं करिए, करिए ये दुनिया। अरे यूनान कौन है भाई, यूरोप का एक देश था ना, यूरोप का मात्र। मां कहती है कि अगर तुम जाओगे तो तुम मेरे कलेजे के टुकड़े हो। तुम वो योद्धा हो कि जिस समर्पण के साथ, जिस उत्तेजना के साथ तुम युद्ध लड़ोगे, ये दुनिया तुमको 1000 सालों तक याद रखेगी। 1000 सालों तक ये दुनिया तुम्हें। आज बेटा उस युद्ध को लगभग लगभग आप कह सकते हैं कि 2400 साल हो रहे हैं। एक माँ ने अपने बेटे को दुआ दिया था ना कि तुम जिंदा वापस नहीं आओगे, लेकिन ये दुनिया तुम्हें 1000 सालों तक याद रखेगी। आज बेटा उस युद्ध को लगभग 2400 साल हो रहे हैं, 2500 साल हो रहे हैं। माँ ने 1000 साल कहा था। हम लोग यूनान से कितनी दूरी पर हैं, हम लोग यूनान से लगभग 6000 किलोमीटर की दूरी पे हैं। और 2500 बाद मेरे प्यारे बच्चों, मैं उस योद्धा की कहानी आपको सुना रहा हूं। अखिलीज उस युद्ध में जाता है, देखिएगा फिर समझ में आएगा मूवी। वो राजा से आगे निकल जाता है, पूरा एकदम
एड्रियाटिक सी रहता है, भूमध्य सागर में पूरा जहाजों का बेड़ा रहता है। वो अपने नाविक से कहता है कि जहाज सबसे आगे लेकर के चलो, पहला युद्ध, छोटा मोटा युद्ध मैं लड़ूंगा, किसी एक टुकड़ी को नेस्तनाबूत मैं करूंगा, उसके बाद राजा तो अपना युद्ध लड़ता रहेगा। ये जाते हैं, सूर्य मंदिर रहता है, अपोलो देवता ये लोग कहते थे, और जाते उस सीन में हेक्टर, इतना बड़ा योद्धा पूरब में पैदा नहीं हुआ था। अखिलीस जब देखता है कि हेक्टर की टुकड़ी आ रही है, अखिलीस जब देखता है कि हेक्टर की टुकड़ी आ रही है, अपने सैनिक से भाला मांगता है, अपने सैनिक से भाला मांगता है। ये लाइन तो आप भारत में सुने होंगे, द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी राणा का वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए। अखिलीस सैनिक से भाला मांगता है। बेटा मैं कैसे आपको कहानी समझाऊं, वो चाहता तो, और ये बात अखिलीस नहीं कर रहा है, वो हेक्टर जब रात को जाता है अपने पिता से कहता है पिताजी वो चाहता तो वो भाला मारता और मेरे आर पार भाला निकल गया रहता, आज ही मेरे जीवन की लीला खत्म हो गई रहती। इन कहा कि वो जानबूझ करके मेरे बगल वाले को भाला मारता है, और कहा कि वो चाहे जो भी है, अभी तो हेक्टर लड़ा नहीं भाई ना, कहा है वो चाहे जो भी है, लेकिन ऐसा बिजली की रफ्तार से भाला चलते हुए मैंने जीवन में देखने की बात तो छोड़िए, मैं सुना भी नहीं था कि इस बिजली की रफ्तार से कोई भाला मार सकता है। बेटा कहानी कहां से चली थी, कि शहंशाह हिंदुस्तान हाथी पर बैठे थे, क्या तीरंदाज रहा होगा भाई, कि हाथी पे बैठे थे, मारता है तीर तो सीधे आकर के इनकी आंख में लगती है। सुल्तान जमीन पे गिरता है, सुल्तान जमीन पे नहीं गिरता है बेटा, भारत का इतिहास ही करवट बदल देता है। इस एक तीर ने भारत के इतिहास का ही करवट बदल दिया। पहली बार मध्यकाल में हुआ कि कोई राजा युद्ध के भूमि पे मारा गया। कभी बेटा अगर आईएएस निकल जाए तो वाह वाह है, आईएएस नहीं निकले, मेरे इतिहास के वीडियो को देखिएगा, मेरे इतिहास के इन वीडियो को देखिएगा। कहानी किसकी सुनाया, जीवन में कभी हार मानना ही नहीं है, ये कहानी इतिहास ने करवट बदला। ये कहानी किसकी सुन रहे हैं, उस 12 साल के उम्र में जो राजा बना था उस लड़के की सुन रहे हैं, जो 14 साल तक अपने पैतृक जागीर फरगना को पाने का प्रयास कर रहा था। एक छोटा सा फरगना उसे नहीं मिला 14 सालों तक। जिंदगी ने करवट बदली, तो बाबर अब कौन है, बाबर अब इस 1526 के युद्ध के बाद शहंशाह हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान के सामने फरगना चींटी भी नहीं था, और उस लड़के को क्या निराश, जिंदगी में निराश होना ही नहीं है, जिंदगी में नकारात्मक सोचना ही नहीं है। क्यों, क्योंकि हर डर के बाद अगली जीत की कहानी आपका इंतजार कर रही होती है। चलिए भाई, तो बाबर क्या होते हैं, इस प्रकार बाबर जो है भारत की सत्ता संभालते हैं। अगला युद्ध इनका कौन सा होगा, खानवा का युद्ध होगा। इस युद्ध में, जो पानीपत का युद्ध हुआ था, भारत पर आक्रमण के करने के लिए निमंत्रण किसने दिया था, आमंत्रित किसने किया था, तो आमंत्रित जो है इब्राहिम लोदी के चाचा रहते हैं। चाचा का नाम क्या है, चाचा का नाम
दौलत खान लोदी है। इब्राहिम लोदी के एक अमीर भी रहते हैं। अमीर जो हैं आलम खान लोदी रहते हैं। आलम खान लोदी रहते हैं। ये भी बाबरनामा में ये कहते हैं कि इन्होंने भी आमंत्रित किया था। बाबर ने कहा है कि राणा सांगा ने भी हमें आमंत्रित किया था, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाती है। तो इसीलिए मैं कहा ना कि हर डाल पे उल्लू बैठा है। अंजाम गुलिस्तां क्या होगा? चलिए भाई, तो इस तरीके से क्या है, अगले युद्ध में हम लोग आते हैं। खानवा का युद्ध है। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया भाई? 1527 ईस्वी में लड़ा गया। 1527 ईस्वी में यह युद्ध किसके मध्य होता है? बाबर और राणा सांगा के मध्य होता है। राणा सांगा के मध्य होता है। कहा जाता है बच्चों ने कि जिंदगी कभी फूलों की सेज नहीं होती है। जिंदगी में आप कितना भी आगे निकल जाएंगे, चुनौती भी उसी हिसाब की आती है। अगला जो योद्धा था, ये जीवन में 100 युद्ध लड़ा था, 100 युद्ध में कभी हारा नहीं था। अगले जिस योद्धा से पाला पड़ा था, इसी राणा सांगा ने, इसी बाबर की सेना को इतिहास की किताबों में आपको नहीं मिलता, या बहुत ही इन डेप्थ वाले बुक पे जाएंगे तो ये कहानी मिलेगी। बयाना बेटा आगरा के पास है। आगरा के पास बयाना में क्या है? बाबर की सेना को भी राणा सांगा ने हराया था। दो दो हाथ, जैसे अभी मैंने अखिलीस को बताया ना, सबसे पहले वो दो दो हाथ पहले भी हो चुका था। ये योद्धा 100 युद्ध में कभी हारा नहीं था। मध्य एशिया के एक ज्योतिषी रहते हैं। उस ज्योतिषी ने भविष्यवाणी, और उस ज्योतिषी का भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हुआ था। वो ज्योतिषी कहता है कि अगर बाबर राणा सांगा से लड़ेगा तो वो हार जाएगा। क्या होता है भाई? इस खानवा के युद्ध में बाबर की सेना ने विद्रोह किया। बाबर की सेना ने विद्रोह किया। बाबर की सेना ने विद्रोह किया। अगर आपको याद आ रहा हो तो सिकंदर की सेना ने भी विद्रोह किया था। सिकंदर की सेना ने भी विद्रोह किया था। सिकंदर लाख प्रयास करता है कि सेना मान जाए, लेकिन सेना टस से मस नहीं हुई थी। बाबर ने क्या किया भाई? बाबर ने धर्म का कार्ड खेला और बाबर ने जिहाद का नारा दिया। जिहाद का नारा मीन्स की धर्म युद्ध की घोषणा किया। बाबर अपने सैनिकों से कहता है कि आप मेरे साथ आज से नहीं, वर्षों से लड़ रहे हैं। अगर हम डर कर हिंदुस्तान से चले गए, कहता है, काबुल की गरीबी और काबुल की दरिद्रता दोनों को याद कर लो। दाने दाने को हम लोग कभी कभी तरसे थे। कहा, आप मेरे लिए नहीं, आप इस्लाम के लिए लड़िए, आप धर्म के लिए लड़िए। अगर युद्ध में मार लड़ते हुए शहीद हुए तो सीधे कहां जाएंगे? अल्लाह के पास जाएंगे। तो धर्म का जो कार्ड बाबर खेला उसमें वो सफल हुए। और क्या होता है, अब सैनिक इनके मान जाते हैं। खानवा के युद्ध में परिणाम क्या होता है? परिणाम जो है बच्चों,
बाबर एक बार पुनः विजयी होते हैं। बाबर एक बार पुनः विजयी होते हैं। राणा सांगा राजपूत शासक थे। राजपूतों का भय भी इनकी सेना में था कि भारत की ये लड़ाकू जाति हैं, युद्ध प्रिय जाति हैं। क्योंकि भविष्यवाणी भी इनके यहाँ के ज्योतिष ने किया था, जिसकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हुई थी। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से राजपूतों के डर को समाप्त करने के लिए बाबर ने क्या किया? बाबर ने खानवा के युद्ध में विजय के पश्चात राजपूतों के सिरों की मीनार बनवाई। अगला युद्ध बच्चों कौन सा था? अगला युद्ध चंदेरी का युद्ध था। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में हुआ। यह युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? तो यह युद्ध जो है, एक बार पुनः बाबर और राजपूत शासक कौन है? मेदिनी राय के मध्य, मेदिनी राय के मध्य लड़ा गया। मेदिनी राय भी क्या है? राजपूत शासक हैं। युद्ध का परिणाम क्या होता है? तो युद्ध का परिणाम बाबर क्या होते हैं? एक बार पुनः विजयी होते हैं। और बाबर ने एक बार पुनः क्या किया? एक बार पुनः राजपूतों के सिरों की मीनार बनवाया। एक बार पुनः राजपूतों के सिरों की मीनार बनवाया। अंतिम युद्ध बाबर का कौन सा रहता है? अंतिम युद्ध घाघरा का युद्ध था। घाघरा का युद्ध कब हुआ था भाई? 1529 ईस्वी में। यहाँ पे कौन है? यहाँ पे फिर से बाबर हैं। और सामने कौन है? सामने जो है महमूद लोदी है। महमूद लोदी अफगानी मुस्लिम थे। मैंने पहले भी कहा था कि अफगानी मुस्लिमों को हेय दृष्टि से देखा जाता था। अरे लोदी भी अफगान ही थे भाई ने, इसीलिए बहलोल लोदी ने अफगान समानता का सिद्धांत लाया था। तो महमूद लोदी को फिर से क्या होगा? बाबर ने इन्हें भी पराजित किया। इस प्रकार क्या होता है? इस प्रकार वह बाबर जो कभी फरगना के लिए तरस रहा था, उस बाबर का साम्राज्य कहां से कहां तक हो जाता है? तो साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर आगरा का युद्ध। महमूद लोदी कहाँ का शासक था? बंगाल का शासक था। बंगाल और बिहार का शासक था। तो साम्राज्य कहां से कहां तक? अफगानिस्तान से बंगाल तक एक बृहद साम्राज्य स्थापित हो जाता है। अब क्या है भाई, देखिए कुकू चौधरी ने, ये आईएएस में पूछा गया प्रश्न है, उन्होंने बड़ा ही शानदार ट्रिक बनाया है। 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया। पानी पिया मतलब पानीपत, 27 में खाना खाया मतलब खानवा है।
28 में चंदा लिया मतलब चंदेरी है, 29 में घर गया मतलब कि घाघरा है। यही सब जो है आप लोगों को थोड़ा बहुत रट्टा का ट्रिक लगा सकते हैं, बढ़िया ही है। चलिए भाई जो है, अब क्या होता है, बाबर का दुर्भाग्य था 1530 में इनकी मृत्यु हो जाता है, इनकी मृत्यु हो जाता है। और क्या किया गया, इन्हें काबुल में दफनाया गया, पहले आराम बाग आगरा में, उसके बाद इन्हें काबुल में दफनाया गया। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखा था। आत्मकथा किस नाम से लिखा था भाई? तो आत्मकथा जो है, ये प्रश्न पूछा गया है तुर्की भाषा में, जबकि शासकीय भाषा क्या था? शासकीय भाषा फारसी था, मैंने कल भी बताया था। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से जो है तुर्की भाषा में इन्होंने कौन सी आत्मकथा लिखा? तुजुके बाबरी लिखा, तुजुके बाबरी लिखा। इस तुझके बाबरी का आत्मकथा का फारसी में अनुवाद किसने कराया? तो इसका जो है फारसी अनुवाद किसने कराया भाई? ये भी प्रश्न पूछा गया है। अब्दुर रहीम खाने खाना ने कराया, अब्दुर रहीम खान खाना ने कराया। इसका अंग्रेजी में भी अनुवाद मैडम बेवरिज ने करवाया था, अंग्रेजी में इसका अनुवाद मैडम बेवरिज ने करवाया था। अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी में बाबर भारत के सबसे शक्तिशाली शासक, उत्तर भारत में किसी का नाम नहीं लेते हैं। दक्षिण भारत में विजयनगर वंश है, वहां के शासक कृष्ण देव राय की बात करते हैं। ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए बच्चों, बाबर खत्म हो गए। कहीं पे कोई डाउट है तो फटाफट बता दीजिए, कहीं पे कोई डाउट है तो फटाफट बता दीजिए। बाबर का मसला खत्म हुआ, अब हुमायूं पे बढ़ा जाए। हाँ बेटा, फैक्चुअल डेटा एसएससी में ही ज्यादा पूछता है, तो वहीं एसएससी में ये सब ट्रिक ज्यादा चलता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं हुमायूं पर। अगला मुद्दा जो है वो कौन है? हुमायूं है। हुमायूं कौन है? बाबर के सबसे बड़े पुत्र हैं, सबसे बड़े पुत्र हैं। हुमायूं का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हुमायूं का शाब्दिक अर्थ भाग्यवादी होता है, भाग्यवादी होता है या भाग्यवान होता है। परंतु अगर आप देखेंगे तो मुगल वंश के सबसे दुर्भाग्यशाली शासक थे, मुगल वंश के सबसे दुर्भाग्यशाली शासक हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हुमायूं शासक बनते हैं, शासक बनने के बाद साम्राज्य का बंटवारा, साम्राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में करते हैं, अपने भाइयों में करते हैं।
इनके भाई कौन रहते हैं? इनके भाई कामरान हैं, अस्करी हैं, हिंदाल हैं, और एक चचेरे भाई रहते हैं, उनका नाम सुलेमान है। मुगल वंश के पहले और अंतिम शासक रहते हैं, जिन्होंने क्या किया था? जिन्होंने अपने भाइयों में अपने साम्राज्य का बंटवारा किया था। इस तरीके से क्या है, इस तरीके से जो है साम्राज्य बंटवारा ही इनके लिए सबसे बड़ा क्या होता है? साम्राज्य बंटवारा ही इनके लिए सबसे बड़ा खतरा बनता है, सबसे बड़ा खतरा बनता है। भाई ही क्या हो जाते हैं? भाई ही जान के दुश्मन हो जाते हैं। अगला मुद्दा बच्चों देखते हैं, हुमायूं की विजयें कौन सी थी? शासक बनते हैं तो किसे जीतते हैं? तो हरिया का युद्ध जीतते हैं, चुनार का युद्ध जीतते हैं, चुनार का किला जीतते हैं, गुजरात की विजय करते हैं, और गुजरात की विजय के साथ साथ एक और युद्ध जीतते हैं। आई फिर वो कालिंजर का युद्ध होता है, हाँ कालिंजर का युद्ध जीतते हैं। कालिंजर ग्वालियर का क्षेत्र है। कालिंजर की विजय करते हैं। चुनार को जीतने के बाद, अब ये सब देखिए ना, पीसीएस का बैच होता है या एसएससी का बैच होता है ना, तो गुजरात को जीतने के बाद अपने भाई अस्करी को दे दिया, गुजरात में फिर विद्रोह हुआ, अस्करी को भगा दिए। ये सब पीसीएस या एसएससी में पढ़ते हैं बेटा। यूपीएससी में कॉन्सेप्चुअल बेस्ड ही क्वेश्चन होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और कृष्णदेवराय पे आप बकायदे आधा एक घंटा पढ़ेंगे। वंदना जो है, कम से कम आधा घंटा तो बेटा कृष्णदेवराय पे चर्चा होगा। या विजयनगर साम्राज्य, दक्षिण भारत का इतिहास हम लोग करेंगे अगला सप्ताह। मान के चलिए अगला सप्ताह नहीं, उसके अगले सप्ताह में। अभी परेशान नहीं होना है, ठीक है? मेरे जैसा डायग्राम बेटा आसानी से नहीं बन पाएगा। मुझे पहले से भी नहीं पता होता है कि इसे कैसे बनाना है। ऑटोमेटिक बेटा इसमें कुछ है, वो जादू है। मैं कुछ ऐसा बनाता नहीं हूं, बन जाता है। मतलब आप कभी नहीं देखते होंगे मुझे पहले से वो तीर नहीं पता है कहाँ पे खींचना है। वो खींचता हूँ, खींचते खींचते जो है अंत में एक ठीक ठाक आ जाता है। जो आप ही लोगों की तरफ से वर्षों से मुझे ये मैसेज आता रहा है, सर आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है। ऑफलाइन बैच में तो मैंने वो दौर भी देखा है ना, कि इतना ज्यादा मोबाइल पे वो स्क्रीनशॉट लेने के लिए मारते हैं फ्लैश, चेहरा जैसे लगता है ना कि वो हो जा रहा है। तो ये बेटा क्योंकि एट वंस बनाता हूं इसलिए नहीं बन पाएगा, या बना लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आइए भाई, तो क्या होता है, हुमायूं की ये विजय है, चुनार का किला जब जीतते हैं तो इसी समय क्या होता है, इसी समय बंगाल में विद्रोह होता है। बंगाल का विद्रोह दबाने के लिए हुमायूं बंगाल अभियान पर निकले। बंगाल अभियान पर निकले। जब बंगाल अभियान पर निकलते हैं
तो क्या होता है, रास्ते में शेरशाह सूरी ने क्या किया, शेरशाह सूरी ने मार्ग अवरुद्ध किया, शेरशाह सूरी ने मार्ग रोका, मार्ग रोका। क्यों मार्ग रोका भाई? तो मार्ग रोकने का कारण जो रहता है वो कुछ यूं रहता है। दिल्ली से ये कहाँ पे थे, चुनार पे थे, चुनार से ये बंगाल के अभियान पे आ रहे होते हैं। रास्ते में शेरशाह सूरी जो बिहार का बक्सर का क्षेत्र है वहां पे इनका, अच्छा मेरे जैसा बना लेते हैं बेटा, बहुत बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है अगर बना लेते हैं तो। आइए यहाँ पे हम लोग फोकस करते हैं। अगर बन जाता है बेटा तो सही में आप लोग स्मार्ट हैं, क्योंकि मैं सोच के नहीं बनाता हूँ, मैं एट वंस बनाता हूँ। और आप लोग देख करके बनाते हैं तो उतना स्पेस भी तो होना चाहिए, वही आप लोगों की स्मार्टनेस है। चलिए जो है, तो यहाँ पे शेरशाह सूरी रास्ता रोक लेते हैं, किसका? मुगलों की सेना का। शेरशाह सूरी कौन रहते हैं भाई? बिहार के एक अफगान मुस्लिम रहते हैं, एक छोटे से जमींदार घराने से रहते हैं। अपने युवावस्था में एक जिंदा शेर को मारा था, इसीलिए आई फील बहार खां लोहानी या कोई रहता है, उन्होंने इन्हें शेरशाह की उपाधि दी थी। और इस तरीके से ये फरीद खान से शेर खान बन गए थे। अफगानी रहते हैं भाई, अफगानियों का लोदी वंश, अफगानी मुस्लिम ही थे, अफगानियों का दौर रहता है। कई बार बच्चों मैंने ये बात बताया कि अफगानी निम्न नस्ल के मुस्लिम थे। निम्न नस्ल के मुस्लिम मतलब उन्हें हेय दृष्टि से देखा जाता था। उच्च नस्ल के मुस्लिम कौन थे? ईरानी और तुरानी थे। ऐसे में क्या होता है, ऐसे में शेरशाह सूरी रास्ता रोक लेते हैं, हुमायूं से कहते हैं भाई कि आपने मार दिया उनको, इब्राहिम लोदी को मार दिया जो अफगानी थे, दिल्ली की सत्ता आप लोगों को मिल गई। परंतु हम अफगानियों से, ये अफगानियों का नेता बनना चाहते थे, साधारण परिवार से रहते हैं, चुनार की बेवा रहती हैं, विधवा रहती हैं, उनसे विवाह करके बहुत ज्यादा खजाना पाए हुए रहते हैं। लाड मलिका से विवाह किए रहते हैं, बहुत ज्यादा खजाना। अब ये अफगानियों का सर्वमान्य नेता बनना चाहते थे, तो अफगान मुद्दे को उठाते हैं, अफगान मुद्दे को उठाते हैं और रास्ता रोक करके कहते हैं कि हमें पहले ये बता के जाइए कि हम अफगानियों को जीने देना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। हुमायूं तक बात पहुंची, हुमायूं को लगा कि अजीब सा बचकाना सवाल है भाई, और ये है कौन, कहाँ का राजा है? हुमायूं के सलाहकार कहते हैं कि इस समय क्या है, इस समय बंगाल में उथल पुथल है, पॉलिटिकल टर्बुलेंस है, इसलिए बंगाल पहुंचना पहले ज्यादा जरूरी है। कहते हैं इससे शेरशाह से बातों में मत उलझिए, सेना अपना रास्ता बदलती है, बंगाल पहुंच जाती है। हुमायूं जो रहते हैं बेटा, ये फिलेंट्रोफिस्ट रहते हैं। फिलेंट्रोफिस्ट मतलब दिल के बड़े उदार होते हैं, दिल के बड़े अच्छे रहते हैं। जो लोग दिल के बहुत अच्छे होते हैं, जिंदगी में धोखा भी उन्हीं को मिलता है, और धोखा भी कोई गैर नहीं
अपने ही देते हैं। अब हुमायूं चले गए बंगाल, भाई बंगाल को जीत लेते हैं। जीतने के बाद, क्योंकि दिल्ली में अगर आप लोग रहते हैं, अगर इस बार की जाड़े का एहसास किए हैं, बस 1 महीना रुक जाइए, गर्मी का भी आलम देख लीजिएगा। दिल्ली की बेटा जाड़ा और दिल्ली की गर्मी दोनों हाय तौबा है। अब दिल्ली से बंगाल जाते हैं। बंगाल चूंकि कोस्टल एरिया है, समुद्र का किनारे का क्षेत्र है, बंगाल की आबो हवा इन्हें बड़ा पसंद आता है। और बंगाल की आबो हवा जो पसंद आता है, इसमें 6 महीना ये बंगाल में ही रह जाते हैं। 6 महीना बंगाल में, अरे सहनसाए हिंदुस्तान राजधानी छोड़ के 6 महीना बंगाल में है। क्यों है? क्योंकि आबो हवा पसंद आ गया। अब जो भाई हैं वो क्या होता है, भाई जो होते हैं, मैं कहा ना ये दिल के अच्छे थे, पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने साम्राज्य, भाई ही बागी हो जाते हैं। भाइयों की ही निगाहें दिल्ली के गद्दी पर। अब कामरान को काबुल और कंधार दे दिए थे, अस्करी को जो है संभल रहता है और अलवर दिए रहते हैं। इस तरीके से जो है बंटवारा किए थे। भाइयों को दिल्ली का ही ताजो तख्त चाहिए। तो इस तरीके से क्या है भाई, हुमायूं को संदेशा भेजा जाता है कि कुछ दिन बंगाल की आबो हवा में अगर और डूबे रहें, भाई बागी हुए हैं, अपने पराए हुए हैं, उधर ही रह जाइएगा, दिल्ली को फिर भूल जाइएगा। हुमायूं अपने ऐशो आराम से बाहर निकलते हैं, फिर से लाव लश्कर लेकर दिल्ली की तरफ कूच करते हैं। जब दिल्ली की तरफ कूच करते हैं तो क्या होता है, फिर से शेरशाह सूरी रास्ता रोक देता है, वहीं पर जहां पे पहली बार रोका था। रोक देता है और कहता है कि जनाब शहंशाए हिंदुस्तान, जाते समय एक प्रश्न पूछा था कि हम अफगानियों को जिंदा रहने देना चाहते हैं या नहीं। आपने उत्तर नहीं दिया था। अब फिर से आपसे भेंट हो गया है, मुलाकात हो गया है, प्रश्न का उत्तर देके जाइए। इन 6 महीनों में शेरशाह सूरी ने क्या किया था, इन 6 महीनों में शेरशाह सूरी ने पूरे बिहार के अफगानी मुस्लिमों में जाकर कहा कि इसके मन में बैर है। मैंने साधारण सा, महमूद लोदी भी अफगानी था जिसे बाबर ने हराया था, इब्राहिम लोदी पहला शासक था जिसे युद्ध के मैदान पे मारा गया था, वो भी अफगानी था। शेरशाह सूरी इसे मुद्दा बनाता है और अफगानियों की एकजुटता को सुनिश्चित करता है। हुमायूं फिर परेशान कि फिर से रास्ता रोक लिया। अब रास्ता रोक लिया भाई, लगता है कि अब हट जाएगा, अब हट जाएगा। एक कहावत सुने होंगे कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। शेरशाह सूरी बस वही खेल खेल रहा था, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। कौन सा खेल है भाई? तो वो खेल चौसा के युद्ध में समझ में आता है। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ। बातों में इनको उलझाए रखता है और बातों में ये अफगानियों का मुद्दा बना करके उलझाता है। निशाना कहां पे था?
निशाना था कि बस कुछ दिनों के बाद मानसून आने वाला है, मानसून की बस बारिश एक बार हो जाए। जानबूझ करके हुमायूं की सेना को निचले लो लैंड एरिया पे रोका गया था। होता भी वही है। बारिश, मूसलाधार बारिश होती है, हुमायूं के शिविर में जो है पानी भर जाता है। पानी भरने से जो तोप का गोला रहता है वो गीला हो जाता है, भीग जाता है, यूजलेस हो जाता है। अब आमने सामने की, भाई मुगलों की बढ़त किस बात को लेकर थी? तोप खाने को लेकर के था। आमने सामने का युद्ध होता है, हुमायूं की सेना में भगदड़ मचता है। हुमायूं अपनी हार को देखते हुए जान बचाने के लिए भागते हैं। घोड़े सहित, बिहार में कर्मनासा नदी है, घोड़े सहित उसी में कूद जाते हैं। एक भिस्ती रहता है। चौसा के युद्ध में परिणाम क्या था भाई? तो परिणाम शेरशाह सूरी की विजय होता है। उस भिस्ती की सहायता से किसी तरह बच करके दिल्ली पहुंचते हैं। उस भिस्ती, भिस्ती मतलब मल्लाह जो नाव खेने वाले होते हैं, उसे एक दिन के लिए, किसी किताब में आधे दिन के लिए पढ़ेंगे, शहंशाह हिंदुस्तान बनाते हैं। हुमायूं शेरशाह सूरी के उस खेल को समझ जाते हैं कि ये बातों में उलझा करके बारिश का इंतजार कर रहा था। हुमायूं दिल्ली पहुंच के शेरशाह सूरी को ललकारते हैं, कहते हैं है कुबत तो आओ कन्नौज के मैदान पर, अगर है हिम्मत तो आओ कन्नौज के मैदान पे, चौसा में तो बेवकूफ बनाया। बच्चों सुने होंगे कि भाग्य भी वीरों का सहयोग देता है, भाग्य भी जो वीरवान होते हैं उन्हीं का साथ देता है। शहंशाह हिंदुस्तान ललकार रहा है, ये क्या है? बिहार के एक छोटे से शासक रहते हैं भाई ना, जमींदार घराना रहता है। एक प्रश्न पूछा गया है कि शेरशाह सूरी में लोमड़ी और शेर दोनों के गुण विद्यमान थे। शेरशाह सूरी क्या करते हैं? इस चुनौती को स्वीकार करते हैं। अगला मुलाकात कहां पे होता है? अगला मुलाकात जो है कन्नौज के मैदान पर होता है। इसे कन्नौज का युद्ध कहते हैं, या इसे जो है पिलग्राम का युद्ध कहते हैं। पिलग्राम का युद्ध कहते हैं। 1540 ईस्वी। मुकद्दर इस बार फिर से हुमायूं का साथ नहीं देता है, फिर से बारिश हो जाता है, फिर से तोपखाना भीग जाता है। शेरशाह सूरी फिर से जीत जाते हैं। अब शेरशाह सूरी पीछा करते हैं हुमायूं का, हुमायूं भागते हुए दिल्ली आते हैं। हुमायूं को उम्मीद था कि भाई जो हैं, अरे दुर्दिन में कौन साथ देता है भाई? दुर्दिन में पूरे वक्त में अपने ही तो अपने होते हैं। हुमायूं को लगता है कि शायद भाई अब गिला शिकवा भूल करके मदद करेंगे, सहयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि खून का रिश्ता है। भाई अभी भी हुमायूं को कोई सहयोग नहीं देते हैं। इस तरीके से हुमायूं दिल्ली से भी रुखसत हो जाते हैं। और शेरशाह सूरी क्या होगा? शेरशाह सूरी दिल्ली के शासक बनेंगे। और किसकी स्थापना होगा? सूरवंश की स्थापना होगा। सूरवंश की स्थापना होगा।
शेरशाह सूरी मात्र 5 वर्ष तक शासन करते हैं, 1540 से 1545 ईस्वी। वो सुने होंगे, एक कहावत है बेटा कि जिंदगी लंबी नहीं, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए। जिंदगी लंबी मतलब 100 साल घुट घुट के जिए तो क्या जिए, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए। कम उम्र की ही जिंदगी हो, लेकिन जिंदगी जिंदा दिली से जिया जाए। टीपू सुल्तान ने भी कहा था, गीदड़ की तरह 100 साल जीने से अच्छा है शेर की तरह एक दिन जियो। अब क्या होता है भाई, 5 साल में शेरशाह सूरी बड़ा ही इम्पैक्टफुल शासन करते हैं, नवीन व्यवस्था लाते हैं। ग्रांड ट्रंक रोड जिसे कहते हैं, उसे शेरशाह सूरी मार्ग का निर्माण करवाते हैं। पहली बार भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था भी शेरशाह सूरी लाए थे, जिसे अंग्रेजों ने अपनाया। आज बेटा हम लोग अपने करेंसी को रुपया कहते हैं, उस रुपया की शुरुआत भी शेरशाह सूरी ने किया। रुपया चांदी का सिक्का था, जो आज भी क्या है, एक मानक सिक्के की तरह जो है प्रचलित है। अकबर भी उनके रुपए को चलाए हुए थे। शेरशाह सूरी ने पुराना किला बनवाया, शेरशाह सूरी ने अपना मकबरा बनवाया। 5 साल में बहुत कुछ करके गए। गए तो कैसे गए भाई, एकदम फिल्मी अंदाज में गए। दुनिया से रुखसत कैसे हुए, फिल्मी अंदाज में हुए। हाँ बेटा, आंसर राइटिंग में मैप बनाना है, छोटा सा प्रतीकात्मक मैप बनाना है। कालिंजर के अभियान पे रहते हैं। कालिंजर मतलब ग्वालियर का क्षेत्र जो है, वहां क्या करते हैं, एक उक्का आग्नेयास्त्र चला है। तोप रहता है, बॉर्डर पिक्चर देखे ना, बॉर्डर में सनी देओल रहते हैं। तोप का मतलब आपको लगता है ना, बोफोर्स टाइप में खूब बड़ा तोप होगा, या तान्हाजी में जो नागिन तोप रहती। तोप कई प्रकार के, वो बोफोर्स में देखोगे कंधे पे रख करके तोप जो है, उसे हल्की तोपे कहा जाता था। उक्का आग्नेयास्त्र कहते थे। उक्का मतलब ये छोटी तोप थी। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से नहीं बेटा, संपूर्ण बुक में जो दिया है वो सूरवंश का दिया होगा। 1540 से 1555 तक सूरवंश है। शेरशाह सूरी 5 साल, उसके बाद उनके जो बेटे रहते हैं वो लोग आते हैं। ठीक है। उक्का आग्नेयास्त्र चला रहे थे। साउथ इंडिया के पिक्चर में देखे हैं ना, जो विलेन होता है, गुंडा होता है, वो गोली चलाता है, हीरो जो रहता है उस गोली को ही पकड़ लेता है। उस गोली को पकड़ करके फिर उसका हाथ ही बंदूक होता है, वो ऐसे गोली मारता है, वो गोली जाके विलेन को लगता है, विलेन मर जाता है। कुछ वैसा ही होता है, कुछ वैसा ही होता है। ये उक्का अग्नि अस्त्र से गोला दागते हैं, गोला किले की दीवार पे लग करके लौट करके इनके पास ही आता है। बगल में जहां पे गोला बारूद रखा था, उसी में ब्लास्ट कर जाता है। ब्लास्ट करता है तो सारा गोला बारूद एक ही बार में ब्लास्ट करता है। शेरशाह सूरी बेटा दुनिया छोड़ के परलोक सिधार जाते हैं। इनकी कहानी खत्म हो जाती है।
अब उधर हुमायूं का क्या हाल है? हुमायूं दर दर की ठोकर खा रहे हैं। हुमायूं दर दर की ठोकर खा रहे हैं, संघर्ष का दौर है। हुमायूं के जो संघर्ष का काल है वो कब से कब तक है? 1540 से लेकर 1555 ईस्वी है, जब कन्नौज के युद्ध में हारते हैं। अगले 15 वर्ष इनके जीवन में संघर्ष का दौर है। दर दर की ठोकर खाना मतलब कभी उनके यहां पर संरक्षण लिए हैं, तो कभी कुछ दिन का संरक्षण सब दे रहे थे। जिस भी राजा के यहाँ पे जाके गुजारिश करते हैं कि कुछ महीना आपके यहाँ बिताना है, राजा को भी लगता है भाई कोई ऐरे गैरे तो है नहीं, शहंशाह हिंदुस्तान रहे हैं अपने दौर में, कहते हैं रहिए भाई। किसी ने सैन्य सहायता नहीं दिया, रहने खाने की कोई दिक्कत नहीं थी। सैन्य सहायता अंत में ईरान वाले देते हैं, पर्सिया वाले देते हैं। संघर्ष का दौर था। इसी दौर में विवाह इनका होता है हमीदा बानू बेगम से। हमीदा बानू बेगम से विवाह होता है 1542 ईस्वी, नवंबर का महीना होता है। नवंबर के महीने में पत्नी हमीदा बानू बेगम प्रेगनेंसी के एडवांस स्टेज में होती हैं। कहां पर शरण लिए थे भाई? तो शरण जो है पंजाब में अमरकोट के राजा हैं। अमरकोट के राजा राजपूत राजा रहते हैं। नाम जो है पीरसाल है। मन में एक कह सकते हैं, मन में एक शंका सा रहता है कि भाई राजपूत शासक के यहाँ पे शरण लिए हैं। शंका किस बात का होता है? 1527 और 1528 में बाबर ने खानवा के युद्ध में और चंदेरी के युद्ध युद्ध तो जीते थे भाई, लेकिन राजपूतों के सिरों की मीनार बनवाई गई थी। गर्दन काट करके उसकी मीनार बनाई गई थी। जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद आज भी 21वीं शताब्दी में भारत में है। इनको लगता है कि कहीं अगर वो टीस होगा भाई की राजपूतों के सिरों की मीनार हमारे वालिद ने बनवाया था, उसका बदला कहीं ये हमारे बच्चे से न ले। अमरकोट के राजा ने जिस गर्मजोशी से, जिस राजकीय वैभव से, जिस राजकीय शानो शौकत से इनको संरक्षण दिया, उस संरक्षण में अकबर का जन्म होता है। अकबर का जन्म होता है बेटा, तो अकबर की एक ऑप्शनल में राजपूत पॉलिसी पढ़ना है, राजपूत नीति पढ़ना है। वो कॉर्डियल पॉलिसी रहती है, एक कह सकते हैं सौहार्दपूर्ण संबंध, जिसे सुलह कुल नीति का ही विस्तार कहते हैं। ये कहानी है कि अकबर के राजपूतों के प्रति जो एक लिबरल अप्रोच होता है वो कहां से आता है। उसके कई कारण रहते हैं, उसमें एक कारण ये भी रहता है। आइए भाई, वक्त का घड़ी धीरे धीरे बीतता है, आगे बढ़ता है। वर्ष कौन सा आता है? वर्ष 1555 आता है। 1555 ईस्वी में कहां का युद्ध होता है? सरहिंद का युद्ध होता है। सरहिंद का युद्ध जो होता है किसके किसके मध्य होता है? तो सरहिंद का युद्ध हुमायूं और सिकंदर सूर के मध्य होता है। सिकंदर
सूर के मध्य होता है। सिकंदर सूर कौन है भाई? तो ये सूर वंश के हैं। मैंने कहा ना 5 वर्ष तक शेरशाह सूरी शासन किए, 15 वर्ष तक ये सूर वंश चला था। इस बार भाग्य करवट लेता है और हुमायूं की क्या होती है? हुमायूं की सरहिंद के युद्ध में परिणाम क्या होता है? परिणाम जो है, हुमायूं विजयी होते हैं। हुमायूं विजयी हुए। विजयी होने के साथ क्या होता है? हिंदुस्तान का तख्त इन्हें, हिंदुस्तान का सिंहासन फिर से प्राप्त हुआ। फिर से प्राप्त हुआ। लेकिन ये भी इनके लिए जो है ज्यादा दिन के लिए साबित नहीं होता है। 1555 में गद्दी पाते हैं भाई, 6 महीना बीते होते हैं और क्या होता है? 1556 का वर्ष है। 1556 ईस्वी में इनका पुस्तकालय है। पुस्तकालय को क्या नाम था? तीन पनाह है। तीन पनाह की सीढ़ियां उतरते समय फिसलते हैं। फिसले और क्या हो गया भाई? दुनिया से रुखसत हो लिए। एक बड़े ही प्रसिद्ध इतिहासकार लेनपूल है। जैसे हबीबुल्लाह ने रजिया के बारे में कहा था ना, हबीबुल्लाह ने कहा था कि रजिया में एक योग्य शासिका के सभी गुण थे, उसका एकमात्र गुनाह था कि वो महिला थी। इसी तरीके से लेनपूल क्या कहते हैं? इतिहासकार लेनपूल कहते हैं कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाते रहे और लड़खड़ाते हुए ही उनकी मृत्यु हो गई। कहानी बेटा खत्म हो गया। अभी भी समय है, 20 तो 22 मिनट है। नोट्स बना लीजिए, बाबर और हुमायूं का नोट्स बना लीजिए। जिनका मन न हो वो चाय पानी कर लीजिए, आराम फरमा लीजिए। आइए भाई आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। अगर पहले कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो नोट्स बना लीजिए। नहीं मन है तो चाय पानी कर लीजिए। हेडिंग दे दीजिए, मुगल वंश। मुगल वंश। उसके नीचे हेडिंग दे दीजिए बाबर। उसके नीचे हेडिंग देना है बाबर। लिखिए, बाबर मुगल वंश के संस्थापक थे। बाबर मुगल वंश के संस्थापक थे तथा मूलतः मध्य एशिया के फरगना क्षेत्र से संबंधित थे। तथा मूलतः मध्य एशिया के फरगना क्षेत्र से संबंधित हैं।